वगैरह चाहिए।
मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का आज की मास्टर क्लास में स्वागत है। हम लोग मास्टर क्लास के तहत आज दो चीज़ों पे चर्चा करेंगे। दो टॉपिक है हमारा। पहला टॉपिक है कि टीबी से रिलेटेड है, जो ग्रोइंग क्राइसिस एंड द चैलेंजिंग ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो टीबी का प्रसार इस समय तेजी से हो रहा है, भारत सरकार द्वारा टीबी को दूर करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है और इसके लिए बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। भारत के स्तर पर भी किए जा रहे हैं और वैश्विक स्तर पर भी किए जा रहे हैं और WHO के भी स्तर पर किए जा रहे हैं। तो इस टॉपिक में, इस क्लास में हम लोग पहले चर्चा करेंगे कि आखिर टीबी है क्या, फैलता कैसे है, और इस टीबी के द्वारा जो संकट क्रिएट हुए हैं, इस संकट को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं। ठीक है ना? ऐसा क्या है कि टीबी एक चुनौती बन चुकी है। ठीक है। फिर दूसरे टॉपिक पे हम लोग चलेंगे, जो कि एक इमर्जिंग टॉपिक है, और वो है हमारा नैनो प्रौद्योगिकी। यानी कि नैनो प्रौद्योगिकी, छोटा विज्ञान, बड़ा प्रभाव। एक पुरानी कहावत है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो उसी तरीके से ये भी तकनीकी है। नैनो प्रौद्योगिकी छोटे साइज की प्रौद्योगिकी मानी जाती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि नैनो प्रौद्योगिकी है क्या, और इस नैनो प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है। ठीक है। तो इन दो चीज़ों पर हम आज इस मास्टर क्लास में चर्चा करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं हम लोग टीबी। ठीक है ना? टीबी जो रोग है विशेष तौर से, तो इस टीबी रोग, जिसको हम एक तरीके से बोलते हैं जंपिंग डिजीज भी कहा जाता है इसको। जंपिंग डिजीज के अलावा इसके और भी कई सारे नाम हैं। इनको हम क्षय रोग बोलते हैं, तपेदिक बोलते हैं, राजयक्ष्मा बोलते हैं। राजयक्ष्मा का मतलब है रोगों का राजा। और जो टीबी होता है, एक विशेष प्रकार के जीवाणु के संक्रमण करने के कारण होता है, और उस जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जब ये जीवाणु आपके शरीर पर अटैक करता है, यानी कि जब ये जीवाणु आपको संक्रमित करता है, तो इस संक्रमण के फलस्वरूप इसका जो प्रभाव आपके शरीर पर होता है, इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है वो आपके फेफड़े पर होता है, श्वास नली पर होता है। फिर आगे चलकर इसका प्रभाव आपके आंतों में संक्रमण के फलस्वरूप भी हो जाता है। और टीबी का जीवाणु जब आपको संक्रमित करता है, तो आपकी जो इम्यूनिटी लेवल है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो बहुत तेजी से गिरने लगती है। तो इस टीबी जीवाणु का जो प्रभाव होता है वो आपके फेफड़े पर, ठीक है ना, और इसका जो संचरण है, ये जनरली थूक से, कफ से और खांसी के माध्यम से फैलता है, जो कि संक्रामक डिजीज है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलती है। लक्षण क्या है? जब टीबी का जीवाणु आपको संक्रमित करता है, तो लगातार 3 हफ्ते तक खांसी आना, बलगम में खून आना, भूख कम लगना, और रात्रि में शरीर से पसीना निकलना, इसके ये बेसिक लक्षण हैं। और जब ये जीवाणु आपको संक्रमित करता है, तो कैसे ये लक्षण उत्पन्न होते हैं, क्यों लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। कि जब ये जीवाणु आपके शरीर में संक्रमित करता है, तो ये जीवाणु क्या करता है, एक जहरीला पदार्थ जिसका नाम है ट्यूबरकुलिन, तो ये ट्यूबरकुलिन आपके शरीर में मुक्त करता है। और ट्यूबरकुलिन जब मुक्त करता है, तो मुक्त करने के फलस्वरूप यही जो जहरीला पदार्थ ट्यूबरकुलिन है, ये आपके पहले फेफड़े को प्रभावित करता है। फेफड़े के बाद अगर प्रॉपर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, तो ये आपके आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं, उसको संक्रमित करता है। फिर ये किडनी को भी संक्रमित कर सकता है, मस्तिष्क को भी, हड्डी को भी, और फिर गर्भाशय को भी, इनको ये संक्रमित कर सकता है। ठीक है ना? और अभी मैंने जो बताया आपको, लक्षण क्या है? लगातार 3 हफ्ते तक खांसी आना, बुखार आना, बलगम में खून आना, भूख कम लगना, और रात्रि में शरीर से पसीने का आना।
इसकी व्यापकता को देखते हुए WHO ने इस टीबी रोग को विश्व आपदा की संज्ञा दी है। जैसे अभी वर्तमान में जो एक वायरस फैला हुआ है, उस वायरस को भी WHO ने विश्व आपदा की संज्ञा दी है। तो ठीक उसी तरीके से टीबी रोग को भी विश्व आपदा की विश्व आपदा का नाम दिया हुआ है। एक चीज यहां पर गौर करने वाली बात है, दो ऐसे रोग हैं, एक है मलेरिया और दूसरा है आपका टीबी। इसके खिलाफ जब से WHO का गठन हुआ है तब से प्रोग्राम चल रहा है। क्लियर? जब से WHO का गठन हुआ है, और इन दोनों बीमारियों का पूर्णतया इलाज आज तक संभव नहीं हो पाया है। पूर्णतया मैं कह रहा हूं, यानी कि पूरी तरीके से इस पर ब्रेक अभी तक नहीं लग पाया है। जैसे पोलियो समाप्त हो गया, कई प्रकार के डिजीज हैं जो हमेशा के लिए समाप्त हो गई, तो मलेरिया और टीबी को भी समाप्त करने का टारगेट रखा गया, लेकिन अभी तक मलेरिया और टीबी का संचरण होता जा रहा है। उसके पीछे रीजन है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो मलेरिया है, जो भारत क्षेत्र में होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा, प्लाज्मोडियम मलेरी भी है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम भी है, जो सबसे डेंजरस है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो जो मलेरिया का जो संचरण होता है वह मादा एनाफिलीज नामक मच्छर से होता है, और जो मलेरिया पर रोक लगाई जाती है वो बेसिकली मादा एनाफिलीज पर रोक लगाई जाती है। और मादा एनाफिलीज मच्छर के खिलाफ जो भी दवा बनाई जाती है, वह मादा एनाफिलीज जो मच्छर है उस दवा के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेती है, और लगभग 5 साल में वो प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेती है। ठीक उसी तरीके से आपके जो टीबी का जीवाणु है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके खिलाफ जो दवा बनी है वो दवा होती है एंटीबायोटिक दवाएं। तो जितने भी बैक्टीरियल डिजीज हैं, ये बैक्टीरियल डिजीज एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ ही प्रभावी होती, यानी कि बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक दवाओं से ही नष्ट किया जा सकता है। वायरस एंटीबायोटिक दवाओं से नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वायरस का जो मेम्ब्रेन होता है वह प्रोटीन का बना होता है, और एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं वो प्रोटीन लेयर पर प्रभावी नहीं होती। तो एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं वो बैक्टीरिया पर प्रभावी होती हैं। तो बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं यूज होती हैं, वायरस के लिए नहीं होती हैं। तो अब ये जो एंटीबायोटिक दवाएं, जैसा कि आपको अगर प्रीवियस नॉलेज होगा कि पहला जो एंटीबायोटिक्स बनाया गया था, प्रथम पीढ़ी का एंटीबायोटिक्स जो बनाया गया था वह पेनिसिलिन था, जो बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति को नष्ट करता था। अब ये जो टीबी का जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, उस दवा के खिलाफ भी प्रतिरोधक क्षमता विकसित किया। और ये देखिए, कोई भी दवा हो, मलेरिया के खिलाफ जो आती है, मच्छरों के खिलाफ जो आती है, तमाम प्रकार के जो आपके मॉस्किटो किल्स हैं वगैरह, तो इनके खिलाफ भी मच्छर 5 साल में रजिस्टिविटी डेवलप कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से जो टीबी का जीवाणु है, वह भी किसी भी एंटीबायोटिक के खिलाफ 5 सालों में रजिस्टिविटी डेवलप कर लेता है। यानी कि 5 सालों के बाद अब वही दवा टीबी के जीवाणुओं पर कार्य नहीं कर पाते। तो प्रथम पीढ़ी का जो एंटीबायोटिक्स दवा बना, वह जीवाणुओं की भित्ति, कोशिका भित्ति पर नष्ट किया, जीवाणु मर गए, लेकिन 5 साल में उसके खिलाफ क्या डेवलप हो गया? रजिस्टिविटी। ठीक उसी तरीके से अब वो दवा तो कार्य कर नहीं रही है, तो दूसरी पीढ़ी का एंटीबायोटिक्स बनाया गया, और जो दूसरी पीढ़ी का एंटीबायोटिक्स है वो क्या किया? बैक्टीरिया के कोशिका द्रव्य पे हमला बोला और बैक्टीरिया नष्ट हो गया। लेकिन 5 सालों में इसके भी खिलाफ रजिस्टिविटी डेवलप हुई। तो तीसरे पीढ़ी का एंटीबायोटिक बना, जो बैक्टीरिया के सीधे केंद्रक पर हमला बोला, लेकिन बैक्टीरिया ने उसके भी खिलाफ एंटीबायोटिक डेवलप कर लिया। तो चौथी पीढ़ी का एंटीबायोटिक बना, जो अभी शोध की प्रक्रिया में है, वो है टेक्सोबैक्टीन। अब ये जो टेक्सोबैक्टीन है, ये एक साथ बैक्टीरिया के केंद्रक, साइटोप्लाज्म और कोशिका भित्ति पर हमला बोलेगा। खैर अभी ये शोध की प्रक्रिया में है। तो कहने का सेंस ये है कि जो जीवाणु हैं, विशेष तौर से जो टीबी का जीवाणु है, ये एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ले रहे हैं, और इनके प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का एक और रीजन है। रीजन ये है, अगर हम भारतीय जनमानस के तौर पर देखें
तो मैक्सिमम जो भारतीय लोग हैं वो एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन कर रहे हैं और बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से कर रहे हैं। जहां एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत नहीं है वहां पर भी वो एंटीबायोटिक दवाएं खा रहे हैं और वो गलत तरीके से ले रहे हैं। तो इन्हीं एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति एक तो हमारा शरीर रजिस्टिविटी डेवलप कर ले रहा है, बैक्टीरिया ऊपर से रजिस्टिविटी डेवलप कर ले रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब ये जो रजिस्टिविटी डेवलप हो रही है तो इसका दुष्परिणाम क्या है कि आगे आने वाले समय में अगर आप बैक्टीरिया से थोड़ा सा भी अगर आप संक्रमित होंगे तो यही एंटीबायोटिक दवाएं आपके ऊपर कार्यरत नहीं होंगी। ठीक है, टिक्सोबैक्टीन पर अभी शोध चल रहा है। रिसेंटली अभी भारत द्वारा एक नई एंटीबायोटिक दवाओं के तौर पर पहला भारत का जो स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा है उसको लॉन्च किया गया है और उस एंटीबायोटिक दवा का नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। ये भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा है। तो बैक्टीरिया का जो रोग है, बैक्टीरिया रोग से बचाव के लिए हमको एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है टीबी रोग के बचाव के लिए भी दो चीजें हैं, एक तो इसका टीका है और दूसरा है इसका एंटीबायोटिक दवाएं। तो जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं, अब उसी एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति जो टीबी का जीवाणु है वो प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुका है। तो अब इस टीबी के रोग के लिए एक नई पद्धति अपनाई गई है। उस नई पद्धति का नाम है आपका डॉट्स। तो इस डॉट्स पद्धति में, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शार्ट कोर्स, तो इस ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स में क्या किया जाता है कि कई प्रकार के एंटीबायोटिक दवाओं का मिश्रण दिया जाता है और वे जो टाइप्स हैं आपके, वो 5 प्रकार के एंटीबायोटिक्स दवाएं हैं। पहला है आपका आइसोनियाजिड, दूसरा है आपका रिफेम्पिन, तीसरा है आपका इथ्मेब्यूटाल, चौथा है आपका पायराजिनामाइड और पांचवा है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। यानी कि ये जो आपके 5 एंटीबायोटिक्स दवाएं हैं, इन्हीं 5 एंटीबायोटिक्स दवाओं का मिश्रण करके हम क्या करते हैं, डॉट्स प्रोग्राम को देते हैं। यानी कि एक परियोजना है जिसमें हम क्या करते हैं कि कई प्रकार के एंटीबायोटिक दवाओं के मिश्रण का हम प्रयोग करते हैं। अभी भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक, जिसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन, इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के प्रति कौन सी दवा प्रभावी है, एंटीबायोटिक। अगर हम जांच की बात करें कि टीबी के जांच के लिए कौन कौन से सिस्टम है, तो पहला है आपका सप्टम टेस्ट, दूसरा है आपका मोन्टॉक्स टेस्ट, तीसरा है आपका परक्यूट टेस्ट, चौथा है आपका एक्सरे और पांचवा है आपका बायोप्सी। तो ये 5 ऐसे टेस्ट हैं जिनसे हम टीबी की पुष्टि करते हैं। अब ये जो जीवाणु होता है, जैसे आप ये फेफड़ा देख रहे हैं, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या करता है, ये जो फेफड़े के आपके यहां पर जो साइटोप्लाज्म है, एल्वियोलाई हैं, इन्हीं को ये संक्रमित कर देता है, जिनसे हमको सांस लेने में भी समस्याएं होने लगती और ऑक्सीजन कंजप्शन थोड़ा सा घटने लगता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में इम्यूनिटी लेवल डाउन होने लगता है। तो इन रोग के प्रति जो प्रभावी दवा है वो है आपका एंटीबायोटिक। हम बात करें अगर क्राइसिस की, कि क्यों, सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्या रीजन है कि ये जो जीवाणु है इस एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर रहे हैं। तो उसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन है कि जो जीवाणु है उन जीवाणुओं में म्यूटेशन की प्रक्रिया हो रही है और वो जो म्यूटेशन की प्रक्रिया है, उसी म्यूटेशन की प्रक्रिया के तहत वो दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर रहे हैं। दूसरा रीजन है इसका इन्वायरमेंटल कंडीशन भी है। जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, वातावरण परिवर्तित होता है, तो जैसे हम अपने आप को जीने के लिए तमाम प्रकार की युक्तियां अपनाते हैं। जैसे अभी सर्दी का मौसम है तो हम स्वेटर पहन लिए, और सर्दी हुआ तो हम और कपड़े पहन लिए।
तो उसी तरीके से इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, इनको भी नेचर ने कुछ न कुछ तो युक्ति दी हुई है। ये भी अपने आप का क्या करेंगे, किसी न किसी तरीके से बचाव करेंगे। तो नेचर ने जो इनको बचाव का तरीका दिया हुआ है वो बिल्कुल प्राकृतिक है। तो पर्यावरणीय बदलाव के कारण ये अपने जीन में, अपने डीएनए में बदलाव करते हैं, जिससे ये सुरक्षित रहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये अपने आप को तो बचाव कर लिए, लेकिन वो हमारे लिए क्या हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। वायरस के केस में भी इसी तरह होता है, या दूसरे परजीवी के केस में भी इसी तरह होता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं टीबी के जीवाणु की। तीसरा जो रीजन है वो ये है कि मानव जो है, भारतीय के क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, एंटीबायोटिक दवाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल करना और एक मात्रा से ज्यादा एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करना। दूसरा, बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लिखे एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करना। भाई एक डॉक्टर को ही पता है कि आपके कौन से रोग में कितने एमजी की, कितने पावर की एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट के दुकानों से गए, केमिस्ट ने बस आप उनको बताया कि हमको ये हो रहा है, उसने वो दवा दे दिया, न कोई जांच न कुछ, और वो दवा भी खाए आप ठीक भी हो जाते हो। 1-2 महीने के बाद फिर कंडीशन हुई, फिर आपने दवा खाया और फिर आप ठीक हो गए। लेकिन आप देखिए कि आप बगैर टेस्टिंग के एंटीबायोटिक दवाओं को लेना शुरू किए। अब आपका शरीर इसी एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति रजिस्टिविटी को धीरे धीरे डेवलप कर लेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि अब वही एंटीबायोटिक दवाएं आपके शरीर पर अब असर नहीं करेंगी। ठीक यही काम जीवाणु के केस में भी होता है। जीवाणु भी, टीबी का भी जीवाणु या दूसरे भी जो जीवाणु हैं, उस एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लिए। और जो जीवाणु एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुके हैं, उनको बोला जाता है सुपर बग जीवाणु। वर्तमान में सुपर बग जीवाणुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और एक अनुमान है कि आगे आने वाले समय में इन जीवाणुओं में सुपर बग जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। और ऐसा एक अनुमान भी लगाया जाता है कि 2040 के आसपास मैक्सिमम जीवाणु, अधिकतम जीवाणु सुपर बग जीवाणु की कंडीशन में पहुंच जाएंगे। इसलिए नए एंटीबायोटिक्स दवाओं की अत्यंत आवश्यकता है। और इसी नए एंटीबायोटिक दवाओं में जो नई दवा एंटीबायोटिक्स है जिसका नाम है टिक्सोबैक्टीन, इस पर अभी रिसर्च प्रक्रिया चल रही है। लेकिन हाल फिलहाल में भारत के द्वारा पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा जिसका नाम है नेफ्रिथोमाइसिन, इसको लॉन्च किया गया और ये बैक्टीरिया को रोकने में प्रभावी साबित हो रही। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और यहां पे समझने की बात है कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये सबसे पहले विकसित की गई एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अब ये जो डॉट्स प्रोग्राम है, इस डॉट्स प्रोग्राम के तहत जो 5 प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन आपको दी जा रही है, दूसरा इसका उपाय है, टीबी से बचने का उपाय है, वो है आपका टीका। और वो टीका लगाया जाता है आपके बीसीजी का टीका, जो जन्म से लेकर 7 दिनों के अंदर इसकी पहली डोज लगाई जाती है। अब जो बीसीजी का टीका है, इसमें इसका नाम है बैसिलस कैलमिटी-ग्यूरिन। तो बैसिलस तो जीवाणु का नाम है, बाकी जो आपका कैलमिटी-ग्यूरिन है, ये आपके साइंटिस्ट हैं, इन्हीं के नाम पर इस टीके का नाम रखा गया है। तो इस टीके को हम बोलते हैं बीसीजी का टीका। अब जो जीवाणु, टीबी का जो जीवाणु है, जो रजिस्टिविटी डेवलप कर रहा है, यानी कि जो प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर रही है जीवाणु एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति, उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहली कैटेगरी क्या है, इसको हम बोलते हैं मल्टी ड्रग। फर्स्ट जो कैटेगरी है, इसको बोला जाता है कौन सा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, इसको हम बोलते हैं एमडीआर। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी क्या है, इस टीबी में क्या होता है, 2 प्रकार की दवाएं आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन,
ये असर नहीं करती है, बाकी असर करती है। यानी कि दो प्रकार की जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं, एक है आपका आइसोनियाजिड और दूसरा है आपका रिफेम्पिसिन, ये कार्य नहीं करती है। तो इस प्रकार की रजिस्टिविटी को हम बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। दूसरा इसका क्राइटेरिया है जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। अब एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में क्या है कि इसमें आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन दवाओं के साथ साथ कोई भी फ्लोरोक्विनोलॉन दवा और कम से कम 3 इंजेक्शन वाली सेकेंड लाइन की जो दवाएं होती हैं वे कार्य नहीं करती। उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में दो प्रकार की दवा प्रभावी नहीं होती है और एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में 3 प्रकार की एंटीबायोटिक दवाएं कार्यशील नहीं होती हैं। और तीसरा है आपका टोटल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो टोटल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अभी वर्तमान में जितनी भी एंटीबायोटिक दवाएं हैं वो कोई भी प्रभावी नहीं होती। यही रीजन है कि टीबी का एक संकट गहराता जा रहा है। यानी कि जो टीबी का जीवाणु है वह किसी भी एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति क्या कर रहा है, रजिस्टिविटी डेवलप कर रहा है। और इस रजिस्टिविटी की 3 कैटेगरी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी और टोटल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो टोटल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके किसका, रजिस्टिविटी का मामला हो गया। अब आगे अगर हम देखते हैं तो इसी टीबी से बचाव के लिए तो जनरली जो बचाव है उसकी कैटेगरी कितनी है, 2। एक तो एंटीबायोटिक्स दवा है और दूसरा है आपका बीसीजी का टीका। ठीक है, तो इस टीबी को दूर करने के लिए पहले टीबी के बारे में जानना होगा। तो भारत सरकार द्वारा 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। तो उसी 24 मार्च को भारत सरकार के द्वारा टीबी को दूर करने के लिए एक नारा दिया गया। उस नारे का नाम है नॉन टीबी नो टीबी। ठीक है, यानी कि टीबी को जानो और टीबी को दूर करो। वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है आपका 24 मार्च को और 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक रोगी क्या है, टीबी के है। और सस्टेनेबल WHO ने सस्टेनेबल डेवलप गोल के तहत 2030 तक टीबी को दूर करने का लक्ष्य रखा है WHO ने। लेकिन भारत सरकार ने इसे 2025 तक के लिए, 2017 से 2025 तक के लिए एक प्रोग्राम चलाया है। उस प्रोग्राम का नाम है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन। और इसी प्रोग्राम के तहत नॉन टीबी और नो टीबी कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसकी लॉन्चिंग हुई थी 24 मार्च को। ठीक है ना, तो ये प्रयास किसका है, आपका भारत सरकार के द्वारा। और हम पहले ही बोल चुके हैं कि ऐसे जीवाणु जिन पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता उन्हीं को हम बोलते हैं सुपर बग जीवाणु। अब भारत सरकार द्वारा जो टीबी को दूर करने के लिए प्रोग्राम चलाए गए हैं उसके लिए एक राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो ये राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम है क्या, कि इसे क्या किया है, भारत ने टीबी को खत्म करने के लिए सरकार की योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत इसको 2017 में लॉन्च किया गया। और इसका टारगेट था कि 2025 तक टीबी को पूर्णतया भारत से समाप्त करना। याद रखे रहिएगा, WHO ने इसका टारगेट 2030 तक के लिए रखा। इसके साथ साथ निश्चय पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। और ये जो निश्चय पोर्टल क्या है कि ये टीबी नियंत्रण के लिए एक वेब सक्षम रोगी प्रबंधन प्रणाली है।
यानी कि ऐसा वेबसाइट जिसमें टीबी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, टीबी से आप कैसे बच सकते हैं, टीबी के लिए कौन-कौन सी जांचें होती हैं, टीबी के लिए आपके एरिया में कौन से सरकारी हॉस्पिटल वगैरह हैं, इन सब के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है टीबी के लिए विशेष तौर से निश्चय पोर्टल में। ठीक है ना? ये तो प्रोग्राम था। लेकिन अभी हाल ही में 2024 में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने टीबी के लिए 2024 की एक रिपोर्ट जारी की है। और उस रिपोर्ट में यह कहा गया है, अगर हम देखें एक नजरों में कि वो रिपोर्ट क्या है, तो उस रिपोर्ट में यह कहा गया है, पहला इसकी कैटेगरी है नोटिफाइड टीबी रोग, यानी कि 2025 में 25.52 लाख टीबी के मामले आए, जबकि 2022 में ये कितने थे? 24.22 लाख। इसके अलावा मामले की रिपोर्टिंग लगभग 67 मामले की रिपोर्टिंग सार्वजनिक क्षेत्रों के द्वारा, जबकि लगभग 33% निजी क्षेत्रों के द्वारा की जा रही है। और जो क्राइटेरिया है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, एक्सटेंसिव और टोटल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, उसमें से जो नोटिफाइड ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है, यानी कि डीआरटीबी है, उन रोगियों के उपचार में जो सफलता दर है वो लगभग कितना है? 65% के आसपास है। क्लियर? उपलब्धियां अगर हम देखें इसमें क्या क्या सरकार की उपलब्धियां हुई हैं, तो 2023 में संक्रमण से ग्रस्त 95% रोगियों में उपचार शुरू करने का लक्ष्य हासिल किया गया। इसके अलावा टीबी के मामलों में लगभग 2015 की तुलना में 16% के आसपास कमी आई है। और अगर 2015 से हम तुलना करें तो मृत्यु दर में भी लगभग इसमें 18% की कमी आई है। भारत सरकार के द्वारा लगभग टीबी के अंतरण के जरिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले नोटिफाइड टीबी रोगियों के अनुपात में लगभग 70% की वृद्धि है। हालांकि 2023 तक इसे 90% किए जाने का लक्ष्य रखा गया। यानी कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि टीबी को किसी भी तरीके से 2025 तक समाप्त किया जाए। इसके लिए वित्तीय सहायता भी दी जा रही है, इसके लिए तमाम प्रकार के प्रावधान भी किए जा रहे हैं ताकि टीबी एक क्राइसिस कंडीशन में न पहुंच पाए। क्लियर? इसके अलावा अब प्रोग्राम तो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, बहुत सारे हैं, तो वास्तव में टीबी को दूर करने के लिए चुनौतियां क्या क्या है? ठीक है ना? उन चुनौतियों की अगर हम चर्चा करें तो इसमें जो पहली चुनौती अगर आप देखेंगे तो वो ये है कि टीबी को हम क्या मानते हैं? एक सामाजिक बुराई। ठीक है ना? अपने परिवेश में, भारतीय परिवेश की हम बात है, वैश्विक लेवल पर हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट था 2025 तक टीबी को समाप्त करना। तो पहला यह है कि एक अवधारणा चल पड़ी है कि टीबी के रोगियों के निदान में देरी होती है और उन्हें सामाजिक अलगाव झेलना पड़ता है। जैसे पता चल जाए कि इनकी टीबी है तो देखो वहां पे कोई जाता ही नहीं। वो इसलिए नहीं जाता है कि बेचारे हमको भी टीबी हो जाएगा, क्योंकि ये संक्रामक डिजीज है। दूसरा है स्वास्थ्य देखभाल संबंधी निम्न स्तरीय अवसंरचना। तो इसमें कहा गया जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में नैदानिक सुविधाओं का काफी अभाव है। ठीक है ना? और विशेष तौर से ये रोग ग्रामीण क्षेत्रों में इसके फैलने की संभावना ज्यादा होती है। और जो टीबी का जीवाणु, देखिए भारत में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जो रोगी हैं वो टीबी के। और एक अवधारणा ये भी है कि जब टीबी का जीवाणु आपको संक्रमित करता है तो जैसे ही आपका इम्यूनिटी लेवल डाउन होता है या किसी भी दूसरे रोग में, आप एक सिंपल सा बात समझ लीजिएगा कि आपका शरीर स्वस्थ है तो उसके पीछे जिम्मेदार आपके शरीर में बनने वाला एंटीबॉडी। और जब एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है, धीमी हो जाती है, तो आपका शरीर की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। और जैसे ही आपके शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली कम होता है, आपके शरीर पर सबसे पहले टीबी का जीवाणु अटैक करता है।
क्योंकि टीबी का जीवाणु सर्वत्र है। तो इनसे बचाव का एक सबसे अच्छा उपाय है कि अपने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रखें। जहां आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होगी, तुरंत टीबी का जीवाणु आपको अटैक करेगा। और धूम्रपान इसका विशेष कारण है। यानी कि जितने भी आपके नारकोटिक्स हैं, जितने भी धुएं वाले पदार्थ हैं, या जितने भी मादक पदार्थ हैं, विशेष तौर से धुएं वाले, जो आपके फेफड़े को संक्रमित करते हैं, वे टीबी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। तो एक तो पहला इसका रीजन है जो कि सही ढंग से हम इसकी जो चुनौतियां हैं, तो उन चुनौतियों में पहला इसको एक सामाजिक बुराई के तौर पर देखा जाता है कि इनको टीबी हो गया, आप मत जाओ, नहीं तो आपको भी टीबी हो जाएगी। और अगर इसी तरह रहेगा तो हम कैसे सबका इलाज कर पाएंगे। एड्स को लेकर भी यही भ्रांतियां थी कि उनको एड्स हो गया है, उनको मत छूइए, नहीं आपको भी एड्स हो जाएगा, जबकि एड्स छुआछूत वाला रोग था ही नहीं। तो एक समाज में हमारे क्या होता है, किसी भी रोग के खिलाफ लेकर एक दुर्भावना फैल जाती है। दुर्भावना ये हो जाती है कि ऐसा है, ये वैसा है। अभी रिसेंटली जो वायरस फैला हुआ है, आप उसी को देख लीजिएगा। तमाम प्रकार की भ्रांतियां फैल रही है। ये कोरोना जैसा वायरस आ रहा है, मास में लोग मरेंगे, और यहां तक कि फेक न्यूज भी आ रही है कि जल्दी भारत में लॉकडाउन लगने वाला है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो नया वायरस है, ये पहले से ही अवेलेबल है और इसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वायरस की डेथ रेट बिल्कुल 0 है, मरने की संभावना कम है। नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार वगैरह हो सकता है। और अभी देखिएगा ठंडी का समय है, जब मौसम चेंज होता है तो एक नॉर्मल व्यक्ति भी सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित हो जाता है। तो ये सामान्य सी बात है। इस वायरस से सावधानी जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक वही काम टीबी के केस में भी होता है। इसको एक सामाजिक बुराई के तौर पर देखा जाता है। और दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वैसे जांच के लिए। नॉर्मल खांसी आ रही है, बोलते हैं हाँ ठीक हो जाएगा। थोड़ी बहुत ज्यादा आ गई, अरे बोल काढ़ा पी लो ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर इन्फ्लुएंजा है तब तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वो बैक्टीरियल डिजीज है, टीबी का जीवाणु है, तो काढ़े से थोड़ी आपका दूर जाएगा। ठीक है। तो 2 चीजें। तीसरा है गरीबी और कुपोषण। इसके कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और व्यक्ति में टीबी के संक्रमण का जोखिम भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि बेचारा गरीब है, तो उसका जो खान पीन है वो उतना न्यूट्रिशन सब्सटेंस नहीं ले पाता है। और जब वो न्यूट्रिशन सब्सटेंस नहीं ले पाता है, मेहनत भी कर रहा है, फिजिकल वर्क भी कर रहा है, लेकिन फिजिकल वर्क के साथ साथ जब वो पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं लेगा, तो शरीर की उसकी इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाएगी। और जब शरीर की इम्यूनिटी लेवल डाउन होती है, तो टीबी का जीवाणु तो बैठा है। ठीक है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे ही आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होगी, वो अटैक करने के लिए तुरंत बैठा है। जहां आपका इम्यून सिस्टम कम हुआ, तुरंत वो अटैक करेगा। ठीक है ना। क्योंकि ये जीवाणु सर्वत्र है। ठीक है। चौथा है अन्य रोगों का जोखिम। अब जैसे आपका इम्यूनिटी लेवल कम हुआ, यानी टीबी से ग्रसित मरीजों का अन्य रोगों से ग्रस्त होने का जोखिम बढ़ जाता है। कोरोना काल में आपने देखा, इम्यूनिटी डाउन हुई, ऐसे व्यक्ति जिनको टीबी हो चुका है या जिनको टीबी का टीका नहीं लगा है, उनको कोरोना संक्रमण की दर अधिक पाई गई। ठीक है। यानी कि जिनकी इम्यूनिटी लेवल डाउन होती है, उनको बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो, ये डिजीज से संक्रमित होने की संभावना उनकी बढ़ जाती है। तो वही केस टीबी के भी केस में आता है। चौथा है उपचार की उच्च लागत। यानी कि ड्रग रेजिस्टेंस टीबी निजी अस्पतालों में इलाज काफी महंगे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉट्स प्रोग्राम के तहत इनका उपचार किया जाता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये दवाई दी जाती हैं। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में ये दवाएं महंगी मिलती हैं, क्योंकि वो ब्रांडेड दवाएं होती हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका इलाज भी क्या है, महंगा है। तो ये भी चुनौतियों में एक कारण है। और सबसे बड़ी जो चुनौती है, बीच में इलाज छोड़ने वाले मरीजों की उच्च दर होती है। क्योंकि अगर आपको टीबी हो गया तो 3 से 6 महीने आपको कंटिन्यू दवा लेनी पड़ती है। और अगर बीच में एक भी दिन ब्रेक हो गया, जैसे आप टीबी की दवा ले रहे हैं, ठीक है ना, आपको 3 महीने का अगर कोर्स है, तो 3 महीने के कोर्स में अगर आपने मान लीजिए कि 10वें 15वें दिन आपने दवा छोड़ दी, अब फिर जब दवा शुरू करेंगे तो अब वहां से 3 महीने दवा चलेगा।
थोड़ा सा भी अगर ब्रेक हुआ तो वो टीबी का जीवाणु फिर रजिस्टिविटी उस दवा के खिलाफ डेवलप करना शुरू कर देता है। तो यहां पर जो बात हो रही है, बीच में इलाज छोड़ना, इसके लिए प्रवास, नियमित फॉलो अप पर नहीं किया जाना इत्यादि इसके कारक हैं। तो यही ऐसा रीजन है विशेष तौर से जिसके कारण भारतीय समाज में टीबी रोग में रजिस्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है ना? तो जो चुनौतियां हैं बेसिकली यही मेन 5-6 चुनौतियां हैं जिसकी वजह से जो टीबी है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, टोटल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की तरफ जा रहे हैं। यानी कि जो टीबी का जीवाणु है वह सुपर बग की कंडीशन में पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये क्राइसिस है। अब अगर हम आगे देखते हैं इसी में कि भारत सरकार द्वारा इसके लिए क्या उपाय कर रही है, तो टीबी को रोकने के लिए भारत सरकार की जो पहल है उसमें पहला पहल है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। इसके तहत WHO कब कर रही है? 2030 तक, लेकिन हमने इसको कब करने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक। दूसरा हमारा प्रोग्राम है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान। तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान में क्या है कि मरीजों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने, समुदाय की भागीदारी बढ़ाने और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायी गतिविधियों का लाभ उठाने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो एक तो है आपका एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है ना? दूसरा है टीबी मुक्त प्रधानमंत्री भारत अभियान। तीसरा है अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, निश्चय पोर्टल योजना। तो इस निश्चय पोर्टल योजना के तहत जितने भी पंजीकृत टीबी के मरीज हैं उनको 500 रुपए की आर्थिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है ताकि वो इस पैसे से पोषक पदार्थों का सेवन कर सके। निकट भविष्य में इस जो राशि है पोषक पदार्थों के लिए, इस राशि को बढ़ाए जाने का भी बात की जा रही है। नेक्स्ट आपका है नेशनल टीबी कॉल सेंटर निश्चय संपर्क, यानी कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से मरीजों के सवालों का जवाब देने और इलाज के संबंध में टेली काउंसलिंग प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रोग्राम अगर देखें तो टीबी मुक्त पंचायत पहल, यानी कि जो हमारी पंचायत सभा है, इस पंचायत सभा के द्वारा टीबी मरीज जो हैं या टीबी के बारे में प्रसार करना कि टीबी कैसे न हो, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, उसके लिए ये योजना बनाई गई है जिसका नाम है टीबी मुक्त पंचायत पहल। इसके अलावा जनजातीय टीबी पहल, अभी तो पंचायत लेवल पे था, अब जनजातीय टीबी पहल के तहत क्या किया गया है, इसे भारत के आदिवासी समुदाय में टीबी की समस्या से निपटने हेतु शुरू किया गया। ठीक है ना? उस प्रोग्राम का नाम है जनजातीय टीबी पहल और मिशन इंद्रधनुष। जैसा कि आपको पता है 12 रोगों के लिए टीका का अभियान है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का ये हिस्सा है। तो मिशन इंद्रधनुष, सघन मिशन इंद्रधनुष, तो इसी मिशन इंद्रधनुष में पहले 7 रोग थे, क्योंकि 7 कलर होता है ना इंद्रधनुष का, जानलेवा रोग। अब इसमें 12 रोगों को शामिल किया गया है। तो मिशन इंद्रधनुष के तहत बीसीजी का टीका लगाने की पहल की गई। ठीक है? वैश्विक लेवल पर अगर हम इसके पहलों को देखें तो वैश्विक लेवल पर अगर हम देखें तो ENTB यानी इंड टीबी, WHO या वैश्विक लेवल पर इंड टीबी प्रोग्राम है, उसमें 2015 की तुलना में 2035 तक टीबी के मामलों में 95% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। 2015 की तुलना में 2035 तक टीबी के मामलों में 90% की कमी लाने का रखा गया है और 2035 तक टीबी के कारण किसी भी परिवार को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। चौथा इसमें है टीबी वैक्सीन एक्सेलरेटर काउंसिल, यानी इसके लिए टीबी के नए टीकों का विकास, नए टाइप्स का परीक्षण,
प्रमाणन और उपयोग की गति प्राप्त करने के लिए बनाई गई है। यानी कि ये प्रोग्राम किसका है? आपका WHO का। ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा इसके आगे देखें कि आगे क्या हो सकता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ये टीबी के प्रसार के समक्ष चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से पार होने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्न टाइप के प्रोग्राम लागू किए गए हैं। लेकिन इससे हमको आगे भी चलना है कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो अगर हम आगे की राह देखें तो आगे की राह में पहली चीज है कि हम जांच को थोड़ा बेहतर बनाएं। जांच प्रक्रिया को हम बेहतर बनाएं, जांच प्रक्रिया को हम आसान बनाएं, या दूसरा हम ये भी कह सकते हैं सटीक इलाज का निर्धारण रखें। तो सटीक इलाज का निर्धारण तभी हो सकता है जब हम टीबी की प्रतिरोधक क्षमता के बारे में पूरी तरीके से जान जाएं। तीसरा, अगर हम जाएं आगे की राह में, हम क्या कर सकते हैं? दीर्घकालिक और निरंतर इलाज पर हम क्या देंगे? जोर देंगे। फिर और आगे जाएं कि जो टीबी के मरीज हैं, इन टीबी के मरीजों का क्या होता है कि इम्यूनिटी लेवल तो डाउन हो रही है। तो जो रोगी हैं उन रोगियों में उनकी पोषण सहायता की जाए। पोषण सहायता के लिए तमाम प्रकार के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाएं। और टीबी सेवा वितरण को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के स्तर पर विकेंद्रित करना चाहिए। विकेंद्रित का तात्पर्य का मतलब है कि जैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, उसी तरीके से टीबी सेवा वितरण को भी लागू किया जाए। जैसे बीसीजी के टीकाकरण के वयस्क लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए भारत में टीबी विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था कि बीसीजी का टीका लगाना आपके अनिवार्य है। और आगे की राह में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इसमें निवेश को बढ़ा दें तो इस प्रक्रिया को करने में और आसानी हो सकती है, क्योंकि भारत में अभी भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो जीडीपी है वो फंड है अन्य देशों की तुलना में, विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। तो इन सब प्रक्रियाओं के तहत जो हमारे समक्ष चुनौतियां हैं टीबी के रोग के लिए, हम इन चुनौतियों से पार पा सकते हैं। ठीक है। तो अभी इस जो टीबी के केस में हम लोगों ने देखा कि वास्तव में जो टीबी का रोग है, जो हमने पहले ही बताया था, जो हमने चर्चा किया था, बढ़ता संकट। क्यों टीबी के लिए संकट बढ़ रहा है? वो इसलिए बढ़ रहा है, ओवरऑल अगर हम निष्कर्ष पे जाएं तो इनके बढ़ने का जो सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो टीबी का जीवाणु है वह एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर रहा है। और ये प्रतिरोधक क्षमता विकसित क्यों कर रहा है? वही चुनौतियां हैं। और उन चुनौतियों में जो सबसे बड़ी चुनौती है कि इस रोग को एक सामाजिक बुराई मानना, ग्रामीण क्षेत्रों में सही ढंग से देखभाल नहीं करना, बेवजह बगैर मतलब के एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करना, बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करना, अगर रोग है तो बीच में इलाज छोड़ देना, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त सुविधाओं का न होना। तो ये सब क्राइसिस हैं जिनकी वजह से कि टीबी दवा प्रतिरोधक टीबी की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। और अभी हम लोगों ने देखा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कार्य किया है। 2025 तक लक्ष्य रखा है और WHO ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है कि टीबी को दूर किया जाए। ठीक है। ओके, चलिए, तो ये हमारा पहला सेगमेंट था।